सनातन को गाली देने वाला कार्ड फेल हो गया। आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा है, हिंदू धर्म ही धोखा। आपने पहले बार में ये सारी बातें जब फेल हो गई तो अब मैं तो एक-एक करके आना चाह रहा था। शहजाद ने नहीं बताइए डीएमके के जो बयान है, अब जवाब ले लेता हूं ना। आलोक जी से जवाब, आलोक जी एक सवाल जो वक्तव्य में कहीं इसमें एक पॉइंट मेरा जोड़ लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। 2014 से आपने शुरुआत किया था, इसलिए मैंने वहीं से किया। 2014 के बाद दूसरे टर्म में मोदी गवर्नमेंट आ गई। इस बीच में जो राज्यसभा के कई राज्यों के चुनाव हुए उसमें बीजेपी ज्यादा अच्छी परफॉर्मर बनकर आई, तो फिर आपके कथनी और करनी में जनता क्यों नहीं भरोसा कर पा रही है? देखिए, मुझे लगता है कि मैंने जो मुद्दे उठाए उनमें से एक का भी जवाब नहीं मिला। राम मंदिर भी आ गया, सनातन भी आ गया, जाति भी ले आए। यही इनका डिवाइड करने का जो तरीका है ना, किसी ने नहीं कहा मिमिक्री में कि कौन किस जाति से है, लेकिन क्योंकि उपराष्ट्रपति महोदय को सूट करता है कि मेरी जाति का अपमान हो गया। अरे जब वो साक्षी मलिक के साथ क्या क्या हो रहा था और तमाम चीज़ें थी, तब वो उनको अपनी जाति और अपनी जातियों का हित समझ नहीं आया था। लेकिन जाति के आधार पर वोट मांगना, सनातन के आधार पर वोट मांगना, 18.5 साल तक मध्य प्रदेश में शासन करने के बाद, उसके बाद भी राम मंदिर का फोटो लगाकर वोट मांगना, 80-20 पर वोट मांगना, शमशान कब्रिस्तान पर वोट मांगना, ये सब इनकी पूरी डिक्शनरी बनी हुई है। अच्छा आलोक जी, अगर इन्हीं मुद्दों पर इनको वोट मिल भी जाता है और इन्हीं मुद्दों पे आपकी पार्टी पीछे चली भी जाती है, तब क्या करेंगे? अब तो राम मंदिर भी बन रहा है 22 जनवरी को, भव्य राम मंदिर का। जनता के विवेक पर छोड़ना चाहिए, जनता को क्या अच्छा लगता है। अगर जनता को वही सूट कर रहे हैं मुद्दे, तो स्वाभाविक है कि जनता वोट देगी उन मुद्दों पर। वापस आता हूं, जिस देश में 80 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त देना पड़े और मॉल न्यूट्रिशन में लगातार गिरते चले जाएं, भूखमरी के इंडेक्स में लगातार गिरते चले जाएं हम, मीडिया के इंडेक्स में लगातार गिरते चले जाएं हम, उसके बाद भी आप कहेंगे कि बहुत अच्छा विकास हो रहा है। 4 गुना देश के ऊपर कर्जा चढ़ जाए, 205 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ जाए, और उसके बाद भी कहें आप विकास हो रहा है। इन्होंने कहा कि 20% वहाँ पर राजस्थान में बेरोजगारी थी, मैं इनको ठीक कर दूँ। 20 नहीं थी, 26 थी, और हरियाणा में आज 38 है, जहाँ 10 साल से आप काबिज हैं। केवल मुद्दों को झूठे तरीके से परोस देना। किसान की बात करते हैं, किसान की आय हमारे टाइम में 32 रुपए पर कैपिटा थी, नीति आयोग का आंकड़ा। 2022 में भाइयों बहनों मित्रों सारे किसानों की आय डबल हो जाएगी। हो गई क्या डबल? एमएसपी की गारंटी देंगे, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट रिकमेंड हो जाएगी। हर झूठ को किस तरह से दूसरे मुद्दे से दबाया जाता है, ये इस सरकार को आता है, और उसमें तमाम जो एजेंसीज हैं वो साथ देती हैं। अब तो हम पूछ रहे हैं कि मीडिया के साथियों को भी लाल डायरी पे करनी चाहिए चर्चा, क्या हुआ महादेव ऐप पर फिर करनी चाहिए। मीडिया के साथी हमसे सवाल पूछते थे, हम तो पूछना चाहते हैं कि भाई अब कब आप उनके जो सच्चाई है उसको लेकर आएंगे। केवल और केवल मुद्दों से भटकाना, और उसमें बहुत बड़ा एक मीडिया का तंत्र भी साथ रहता है कि किस तरह से मुद्दों को भटकाया जाए। पे आप खड़े हैं, आपको तो मैं इंटरव्यू भी नहीं कर रहा हूं, ये मीडिया ये जो आपको मौका भी दे रहे हैं कि आप बोलिए ना। आप मीडिया पॉइंट आउट क्यों कर रहे हैं? फिर क्या आप मीडिया, ये मीडिया ही आप, मैं आपको 3 एग्जांपल देता हूं। आपको प्रतिकुल सवालों को सुनने की आदत है, इसलिए मैं आपको वक्त दे रहा हूं। अनुराग जी, मैंने आपके ऊपर तो सवाल ही नहीं पूछा, चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात हो गई है। तो नहीं, आप मीडिया पर्टिकुलर, मैंने कहा 205 लाख करोड़ का कर्जा देश पर हुआ, आईएमएफ ने चेताया। कितने मीडिया ने उसके ऊपर डिबेट की? सोचिए जरा, पूरा एजेंडा चल रहा है कि राम मंदिर चलाएंगे। अभी जब तक 4 राज्यों का चुनाव था, तो एजेंडा राम मंदिर चलाएंगे, ये नहीं समझा मैं। क्या आप नहीं चाहते कि राम मंदिर बने? राम मंदिर बने ना बने, एजेंडा राम मंदिर में एजेंडा मैं बताता हूं। जब तक चुनाव होगा तब तक ये सारी चीजें चलेंगी। जब तक 4 राज्यों का चुनाव था तो इजराइल और हमास चल रहा था। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, सारे रिपोर्टर्स वहां से भागकर इंडिया आ गए, क्योंकि अब हमास से बीजेपी को वोट जितना मिलना था मिल गया। शहजाद, इनको इसके बाद और इजराइल मैं फिर कह रहा हूं, सबको लेकर आप आ जाइए। फिर कह रहा हूं, किस कुंठा में जी रहे हैं? कुंठा में नहीं हूं मैं, लग रहा है वास्तविकता बता रहा हूं आपको। वास्तविकता ये नहीं है, वास्तविकता अगर ये होती तो फिर आप अपने नहीं आपको सर सुनिए अनुराग जी, बहस का विषय नहीं है। मैं केवल ये कह रहा हूं कि कौन कौन से रिपोर्टर्स कब इजराइल से वापस आए हैं, सबके टिकट मंगा लो। चुनाव खत्म होते ही अगले दिन सब वापस आ गए। चलिए, वापस में फिर कहूंगा कि असली मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे, किसान के मुद्दों पर लड़ेंगे, बेरोजगारी पर लड़ेंगे, महंगाई पर लड़ेंगे। आलोक जी, मैंने आपकी बात सुनी। देखिए, मेरे ओपनिंग वक्तव्य में मैंने 2014 और 2023 की तुलना 5-6 इंडिकेटर्स पे की
एक ही इंडिकेटर पे अपना परफॉर्मेंस बता दे। हमने 50 करोड़ अकाउंट खोल दिए गरीबों के, हमने 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया, हमने इन्फ्लेशन को 5% से नीचे रखा, जबकि दो वैश्विक चुनौतियां हैं। आपके समय पर एवरेज इन्फ्लेशन 8.5-9%, 10% के ऊपर हुआ करती थी। आपके जमाने में $250 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज था, आज जो है $600 बिलियन तक पहुंच चुका है। इन्होंने डेट के बारे में बताया, डेट जो होती है, अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो डेट भी बढ़ेगा। जीडीपी टू डेट रेशियो देखते हैं, आज भी हमारी 81% है, यूनाइटेड स्टेट्स की 115% है। ये चुनौतियां कोविड के बावजूद भी डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो इतना कंट्रोल में है कि जापान में 200% है, फिर भी यहां पर कम है। और फिर भी मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनके समय पर क्या था? हमारे यहां पर तो कोविड से पहले 48% पहुंच गया था, इनके पीक समय पर 62% था। तो बताइए कि तब कौन कर्जे में उतार रहा था? पर ये विषय नहीं। रोहित जी,